जम्मू और कश्मीर नेशनल कांग्रेस और जम्मू और कश्मीर नेशनल कांग्रेस एमपी लद्दाख एमपी लद्दाख सीएससी करगिल सीएससी करगिल फैरोज खान साहब फैरोज खान साहब। करगिल यूनिट की तरफ से जो यहाँ पे होने जा रहा है, इसका मकसद ये है कि जैसे हाल ही में हमारे जो जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए उसका आज रिज़ल्ट जो है ऑलमोस्ट डिक्लेयर हुआ है। तो उसमें हम सब ने देखा कि जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ उभर के आएगी और एन वही जो है अभी आज हमारे सामने नतीजा निकल के आया है। तो इससे हमें ये साफ जाहिर होता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद वो पार्टी है जो सही तरीके से जम्मू कश्मीर की लोगों की नुमाइंदगी आज तक करती आई है और आइंदा भी करेगी। लोगों ने ये आज एक बार फिर दिखा दिया है और लोगों का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो आपने लोगों के सामने रखा था इलेक्शन से पहले, उस मैनिफेस्टो पे लोगों का एक एतमाद जो है हमने आज देखा, लोगों को एक भरोसा। हालांकि बहुत सारे साजिशें भी किया गया, बहुत सारे कोशिश हम सब देखते हैं कि एक तो नेशनल पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़ और बहुत सारे छोटे पार्टीज़ इलेक्शन के दौरान में हमने देखे और बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स कैंडिडेट, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स भी निकल के आए ताकि वोट का डिवीज़न करने के लिए वहाँ से, पर्टिकुलरली इन कश्मीर वैली। लेकिन उन सारे चीज़ों को जो है लोगों ने नकार दिया है और एक बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ और एक बहुत अच्छे मैंडेट के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसका अलायंस जो है कांग्रेस उभर के आई और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये दोनों पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनाने जा रही है। और इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका 5 अगस्त 2019 को जो एक फ़ैसला लिया गया था मरकज़ी हुकूमत की तरफ से और उस बीच में बहुत सारे दावे ये किए गए थे कि हमने जी वहाँ पे 370 हटाया, 35A को हटाया, पत्थरबाजी बंद किया, डेवलपमेंट हुए। इससे उन्होंने ऐसा एक नैरेटिव बनाया था कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस या जो है एक जो पहले उनका जो एक शाख्त होता था, एक आइडेंटिटी होता था, वो नहीं रहेगा। लेकिन लोगों ने एक बार फिर दिखा दिया कि उस फैसले के हम लोग खिलाफ थे और जो जिस पार्टी ने शुरू से लेकर अब तक जो है अपनी आवाज़ जो है उठाई है उसके साथ लोगों ने आवाज़ दिया है। तो इसलिए हम जो हैं सबसे पहले तो लोगों के, जम्मू कश्मीर के पूरे लोगों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने इस प्रोसेस में, इलेक्शन प्रोसेस में हिंदुस्तान के आइन पर एतमाद करते हुए एक इलेक्शन प्रोसेस में जो है पूरा हिस्सा लिया, कहीं बाइकाट का कोई असर नहीं आया और ये दिखा दिया कि हम जो हैं, जो पार्टी जो है लोगों के आवाज़ में आवाज़ बन के आज तक आगे आई है, उसी पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया है। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जो नई हुकूमत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कश्मीर में जो बनने जा रही है वो लोगों के उमंगों पे उतरेगा और हमें ये लगता है कि जो मैंडेट जो लोगों ने दिया है उस मैंडेट का मरकज़ी सरकार भी उसका एहतराम करेगा और बहुत जल्दी जो है रियासत को है असली जो स्टेटहुड जो है रियासत का दर्जा जो है वो रिस्टोर करेगा और एक फुल फ्लेज जो है सीएम जिस तरह से बाकी स्टेट्स में आपका गाउन करता है, हुकूमत करता है, ऐसे ही हुकूमत साजी जो है लोगों को मिलेगा और लोगों के मसाइल, लोगों के मुश्किलात जो हैं वो हल होगा। तो यही हम आज यहाँ पे बोलने के लिए आपको लाए हैं। तो हम अपनी पार्टी के क़यादत को, यहाँ की पार्टी हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस यूनिट की तमाम हमारे अहदेदारान की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और जितने भी जो कैंडिडेट्स वहाँ पे कामयाब हुए हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमें उम्मीद है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है पार्टी करगिल डिस्ट्रिक्ट के साथ एक उनका एक जोड़ है बहुत एक पुराना और आप लोगों ने रिसेंटली देखा है कि हमारे जो पिछले साल यहाँ पे काउंसिल इलेक्शन हुआ उसमें भी लोगों ने जो है इस पार्टी पर एतमाद किया क्योंकि इस पार्टी ने करगिल के लिए भी बहुत बहुत बड़ा काम किया है। हम बार बार बोलते हैं कि करगिल का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा देन जो करगिल को है वो 1979 में जो डिस्ट्रिक्ट हमको अलग करके दिया था वो लोगों ने अभी तक नहीं भूला है। तो इस पार्टी के साथ चाहे वो JNK में हो, अभी बेशक हम अलग से UT में हुए हैं लेकिन इस पार्टी को हमने ज़िंदा रखा है और आइंदा भी ज़िंदा रखना है क्योंकि यही वाहिद पार्टी है जो लोगों के उमंगों पे अभी भी आप लोगों ने देखा हमारे चाहे करगिल में हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे लद्दाख में हो, लोगों पे के उमंगों पर उतरता है और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी जो है लोगों के उमंगों पर उतरता है। सबसे पहले मैं हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी क़यादत जो हमारे प्रेसिडेंट है जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब
और जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूरे यूनिट जो हमारे JNK के हैं, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे कौंसल की तरफ से और हमारे जो कोलेशन यहाँ पे कौंसल चल रहा है। तो हम इनके जो शानदार इन्होंने कारकर्दगी दिखाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जो यहाँ पे गठजोड़ बने थे, ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, आप लोगों ने देखा है कि लोगों ने कितना मतलब ये सही उसके हिसाब से उन्होंने वोट दिया। आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ 1-2 सालों में BJP ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस को बदनाम करने के लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को बदनाम करने के लिए उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। बहुत सारे प्रॉक्सी पार्टीज़ बनाए आप सब जानते हैं पिछले 1-2 साल में। वो अल्लाह के फजल से आज हमारे JNK के जितने भी वोटर्स थे और ख़ासकर हमारे कश्मीर डिवीज़न के जो वोटर्स थे, उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला दिया है कि बिल्कुल सोच समझ के उन्होंने वोट दिया है कि उनका जो मुस्तक़बिल है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद पार्टी है जो कश्मीरियों के जो हुकूक़ है उनको संभालने के लिए, उनके हुकूक़ के लिए लड़ने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वाहिद पार्टी है। बाकी जो प्रॉक्सी कैंडिडेट थे, आप लोगों ने देखा जो प्रॉक्सी पार्टीज़ बनाए गए थे पिछले 1-2 साल में, वो उन सबों को हमारे JNK गवर्नमेंट, JNK जो हमारे JNK के पब्लिक, खासकर कश्मीर के जो हमारे लोग थे, उन्होंने रास्ता दिखा दिया है कि वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो हमारे JNK के लोगों का खिदमत पहले भी करते आए हैं और अभी भी आगे भी करेंगे। और जो भी हुकूक़ हमारे सलफ़ हुए हैं पिछले कुछ सालों में 2019 के बाद, वो उनके ख़ासकर स्टेटहुड के रेस्टोरेशन वगैरह हो या बाकी चीज़ें हों, आप सब जानते हैं कि हमारे JNK ने कितना दुख झेला है। तो उन सब को मरहम लगाने के लिए इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत उस पर काम करेगी। फिर एक बार कौंसल की तरफ से, करगिल के पूरे अवाम की तरफ से, हमारे जो यहाँ के हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूनिट हैं करगिल के, उन सब की तरफ से हम फिर एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस शानदार कारकर्दगी पर आज जो रिज़ल्ट आया है उसके लिए हम सब उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि फ़िरोज़ साहब और डॉक्टर साहब दोनों ने बताया कि आज रियासत जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन है उसका रिज़ल्ट सामने आया और एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस खुसूसन अब्दुल्ला ख़ानदान पे जो उनका जो एतमाद जो है वो फिर से दिखाया है। उस चीज़ के लिए मैं सबसे पहले जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम लीडरशिप और ख़ासकर जो ग्राउंड लेवल पे जम्मू में, कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वर्कर्स ने काम किया है, उनके लिए उनको अपनी तरफ से, यहाँ के आवाम की तरफ से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और रियासत जम्मू कश्मीर के पूरे आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस इलेक्शन में जो एक जमहूरी निज़ाम में एक ये हमें राइट है कि अपने वोट के ज़रिए अपने जो नुमाइंदा जो है वो चुनने का आपको अधिकार है, उसका भरपूर फ़ायदा लेके बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लिया और अपने ख्वाहिशात के हिसाब से नुमाइंदों को वोट किया। उसके लिए पूरे रियासत के अवाम को मुबारकबाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे एक बार फिर जिस तरह से एतमाद किया है जम्मू से भी और कश्मीर से भी, ये हम सब जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बल्कि एक तहरीक है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से लेके फ़ारूक अब्दुल्ला से लेके उमर अब्दुल्ला और उनके जितने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप है, हर किसी ने आज तक जो है इस रियासत के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और रियासत के अवाम को ये पता है कि ये रियासत
जो एक परेशानी में जो आज गुज़र रहे हैं, उससे अगर कोई बाहर निकाल सकता है वो अब्दुल्ला ख़ानदान के आज के पीढ़ी का लीडर उमर अब्दुल्ला ही उसको बाहर निकाल सकता है। उमर अब्दुल्ला में ही वो सलाहियत है कि इस रियासत को तामीर व तरक्की के राह पर भी और इस परेशानी से भी निकलने में जो लीडर अगर कोई है वो उमर अब्दुल्ला साहब है। तो एक बार फिर जैसे कि आप सबको पता है, प्रेडिक्शन तो थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा पार्टी किस तौर पर उभरेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा तकरीबन 40 सीट से ज़्यादा जो है मेरे ख्याल से अभी तक जो 42 सीट पे उन्होंने जीत हासिल करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। मैं एक बार फिर उमर फारूक साहब, उमर साहब, सागर साहब और बाकी जितने भी जम्मू के कश्मीर के पार्टी का जो काडर है, टीम है, वर्कर है, उन सब को मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया सर। जिस तरह एब्रोगेशन के बाद मैं बात कर रहा हूँ सर, पहले जब हम फुल फ्लेश्ड जेएन के यूटी के साथ था उस वक्त की अलग बात है सर। आप डिफरेंट यूटीज़ बन चुके हैं सर, लद्दाख अलग यूटी है, आप जेएन की अलग यूटी है, तो क्या रोल रहेगा सर नेशनल कॉन्फ्रेंस का? मैं कारगिल एनसी की बात नहीं करूँ सर, हाई कमांड लेवल की बात करूँ, क्या रोल अदा कर सकता है लद्दाख के लोग? साथ ही साथ क्या फुल फ्लेश्ड आपके हाई कमांड कारगिल में फंड यूटिलाइज कर सकते हैं और जेएन के की तरह? और इस सारे बहुत सारे इश्यूज हैं लद्दाख में, जिस तरह लड़ाई आप लड़ रहे जो पद यात्रा को लेकर काफ़ी सारे डिमांड्स है, क्या कुछ करोगे सर नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर आप पॉलिटिकली बोल रहे हैं तो या चाहे वो यूटी अलग हो चाहे स्टेट अलग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद जानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी स्टेट में जाके इलेक्शन लड़ सकता है और वहाँ पे अपना काम कर सकता है। इसी तरह से लद्दाख यूटी बना, बेशक यूटी बनने का ये मतलब नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी भी अलग हुआ है। जहाँ जिस पार्टी का एग्जिस्टेंस है वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हमारा काम एग्जिस्ट कर रहा है। और आप अभी हाल पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने देखा होगा, एक तो हमारे यहाँ से हमारे पार्लियामेंट मेंबर यहाँ से गए हैं, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 मेंबर जो है हमारे पार्लियामेंट में है, वो लद्दाख के इश्यूज़ को लेके वो भी वहाँ पे बात करते हैं। हमारा जो भी इशू हो वहाँ के मेंबर जो हैं सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो भी लद्दाख का मसाइल होगा, लद्दाख के इशूज़ होगा, उस पर इंशाल्लाह आने वाला जो हमारा CM होगा इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी अपना आवाज़ जो है ज़रूर उठाएंगे। तो इसका ये बहुत ही गलत एक परसेप्शन है कि भाई आप बड़ा यूटी बन गए हैं तो क्या रिलेवेंस होगा। देखिए, आप खुद जानते हैं कि आप जितने भी रीजनल पार्टीज़ हैं हर जगह एग्जिस्ट करते हैं, जो भी आपका पॉलिटिकल जो नेशनल पार्टीज हैं उसको छोड़ के स्टेट पार्टीज। इसी तरह से भी यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बहुत अच्छा एग्जिस्टेंस लद्दाख में पहले से भी है और अभी भी रहेगा। और जिस तरह से हमारे मेंबर पार्लियामेंट में गए हैं, जो हमारे 2 मेंबर हैं वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह वो भी उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला के हमारे मसाइल वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और दूसरी बात, इतनी भारी अक्सरियत से जो है अभी हमारे यहाँ पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में जब आई है, असेंबली बनेगा तो कुदरती बात है राज्यसभा में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर जो है वहाँ पे जाएंगे, तो हमारे जो मसाइल हैं लद्दाख के पर्टिकुलर करगिल के, उनको एक अच्छा एक बूस्ट मिलेगा इस पार्टी की तरफ से। सर ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शन जितने भी एनसी के कारकुन थे सर, उन्होंने तो इस्तीफा दिया था सर। अभी रिसेंटली आप लोग फिर से एनसी को सपोर्ट कर रहे हैं सर। लोगों में लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है सर कि 1 महीने के लिए इस्तीफा देते हैं फिर से ज्वाइनिंग होते हैं, क्या कहेंगे सर इसमें? देखिए, उस वक़्त इलेक्शन में हालात ऐसा बना था कि हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अहदेदार थे, हमारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़ासकर करगिल यूनिट की आवाम, ख़ासकर जो हमारे वर्कर्स सालों साल से इस पार्टी से जुड़े हुए और ग्राउंड लेवल पे जो लोग जुड़े हैं, वो लोग तो इस पार्टी से जुड़े हुए आज तक। जो अहदेदार थे उन्होंने उस वक़्त रिज़ाइन किया था और उसके बाद फिर से पार्टी बनाने का ये था, मगर ये स्टेट में जम्मू कश्मीर में ये इलेक्शन का अनाउंस हुआ, इस वजह से जो है अभी तक ये नहीं हुआ। अब इलेक्शन ख़त्म हुआ, इसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हाई कमांड है वो ज़रूर यहाँ पे जो करगिल यूनिट में है वो फिर से पार्टी को जो है नई तरीके से बनाएंगे। सर रिसेंटली 1-2 दिन हो गए सर, वर्ड ऑफ वार हम कह सकते हैं इन बिटवीन सोना मोंगचुम एंड सज्जाद कारगिल। टक्सुर केडिया के आप रिप्रेजेंटेटिव से
तो क्या कुछ कहोगे सर, सज्जाद साहब का कहना है कि सोनम वांगचुक नहीं चाहते हैं कि सज्जाद साहब नहीं, उसमें वर्ड ऑफ वॉर जिस तरह आप लोग इस चीज़ को ले रहे हैं, मुझे नहीं लगा कोई वर्ड ऑफ वॉर है। जब वहाँ पे हमारे लोगों को पदयात्री जो ले से चले थे, वो लोग को एक दिन पहले शाम को सिंगू बॉर्डर पे पहुँचे और रात को उनको डिटेन किया गया। सुबह जो है हमारे करगिल से जो लोग गए थे वो लोग को उनको सिंगू बॉर्डर पे रोका गया और उसके बाद उनको भी डिटेन किया गया। मुझे ख़ुद एक दिन के लिए वहाँ पे डिटेन था मैं। उस वक़्त फिर जब डिटेंशन में था उस वक़्त मैं और सीसी साहब ही एक वो था कि जो होम वालों से हमारे बातचीत हो रहा था उस वक़्त। होम से जो हमारी बातचीत हुई, इसमें एक दो चीज़ों का हमें इंश्योरेंस दिया गया था, तीन चीज़ों पे। एक तो वो लोग एक अच्छा पैसेज दे के राजघाट पे इसको लेके वहाँ पे, चूँकि जब डिटेन किया उस वक़्त से लेके दूसरे दिन तक वहाँ अंदर जो बैठे थे वो लोग अनशन पे बैठे थे, तो उनको राजघाट पे अनशन तोड़ना था और एक मेमोरेंडम जो है जो होम के एक ऑफिसर्स जॉइंट सेक्रेटरी आके उनके पास देना था, वो हमारा हो गया। बाकी जो इंश्योरेंस उन्होंने हमें दिया था, एक तो हमारे जो टॉप 3 लीडरशिप है इस देश का, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और होम मिनिस्टर जी, इन तीनों में से किसी एक के साथ सोनम वांगचुक जी और केडीए और एपेक्स के कुछ लीडरशिप के साथ उनका मीटिंग करवाना था। और उसके बाद 15 दिन के अंदर जो हाई पावर कमेटी जो ऑलरेडी पिछले साल जो उनके टॉक चल रहे थे वो उस टॉक्स को रिस्टोर करना था। तो इस एश्योरेंस के बाद हमने राजघाट पे अनशन भी तोड़ा और इस जो यात्री थे उसको हमने डिस्बर्स भी किया। तो उसके बाद सोनम वांगचुक जी का ये कहना था, क्योंकि डेट या टाइम या जिस शख्स से हमें मिलाने जा रहे थे उसका नाम अभी तक नहीं आया, तो हम वहाँ पे बैठेंगे। तो उसमें हमारा यही तय हो गया था कि सोनम वांगचुक जी और उनके कुछ साथी जो है वो अनशन पे बैठेंगे। तो उन्होंने यही कहा था कि केडीए और एपेक्स के अगर कोई बैठना चाहता है तो उनको बैठे। तो हमने अपनी तरफ से केडीए के एक मीटिंग करके उसमें सज्जाद करगिली को हमने वहीं पे रख के आया था, अगर ज़रूरत पड़ा इनके साथ बैठने के लिए तो वो सज्जाद बैठेंगे। तो दूसरे दिन मुझे पता चला कि जिस तरह से सज्जाद और सोनम वांगचुक ने कुछ वो बातें किया, उस पे बाज़ाब्ता एक मीटिंग में डिसाइड किया गया कि ठीक है, फिर केडीए से भी कोई नहीं बैठेगा, एपेक्स से भी कोई नहीं बैठेगा, सोनम वांगचुक जी और उनके कुछ साथी वहाँ पे बैठेंगे। तो उसी हिसाब से सोनम वांगचुक जी और उनके कुछ साथी वहाँ पे बैठे हैं। बाकी जितने भी लीडरशिप, चाहे एपेक्स के हो चाहे केडीए को, दिल्ली से शायद अभी तक तो बाहर हमारे करगिल मेले में आए हैं और हमें ये उम्मीद है जो एश्योरेंस हमें होम से मिली है 15 दिन के अंदर जो है हाई पावर कमेटी का जो मीटिंग उसको रिस्टोर करेंगे और लीडरशिप से हमें मिलाएंगे, ये उम्मीद है। सर एक बात सर, जो इलेक्शन हुआ सर सांगको में सर, उससे पहले कौंसिल के इलेक्शन में एनसी और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रहे थे सर, अभी क्या कमी रह गई है सर, शायद उसमें कोलिशन देखने को नहीं मिली? देखिए, पहले भी बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हमने फ्रेंडली खेला है और सांगको में कांग्रेस नहीं है मैंडेट, कांग्रेस का मैंडेट कहीं नहीं है। तो कांग्रेस के वहाँ के यहाँ की जो लीडरशिप है उन्होंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया है, लेकिन लोकल लेवल पे उनके कुछ लोगों ने वो जो 2 कैंडिडेट है उसमें से अलग अलग लोगों को सपोर्ट किया होगा, लेकिन डायरेक्ट कांग्रेस का वहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है। और थोड़ा जो आप लोगों ने पहले कहा कि एनसी 1 महीने के बाद वापस आता है, ये वाला मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हमारे लीडरशिप जो थे यहाँ पे जो ये क्या आते हैं ऑफिस बेयरर जितने भी थे ऊपर से नीचे तक, उन्होंने इस्तीफ़ा पेश किया था, मगर बाद में वो इस्तीफ़ा जो रिजिग्नेशन थे वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। एक ये, दूसरा ये है जो भी हमारे ऑनरेबल काउंसलर, जो भी हमारे वर्कर्स है, आप लोगों को मालूम होगा किसी ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया था। और जो इस्तीफ़ा देने का हमारा ये था, हमारे लिए कौम फर्स्ट था, मतलब पहले उस पर हमारे कौम का, क्योंकि हमारा कैंडिडेट हमने निकाला था,
तो उस कैंडिडेट को जिताने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हम तैयार थे, जिसमें हमारे जिस पार्टी में हम मतलब सालों साल से रहे, हमारे क़यादत ने इसलिए इस्तीफ़ा पार्टी हाईकमांड को दिया था ताकि हमारे कैंडिडेट जो है, जो हमने जॉइंट कैंडिडेट निकाला था करगिल के या लद्दाख से, तो उनके वोट में तो कोई फ़र्क नहीं आ जाए उसके लिए दिया था। बाकी 1 महीना 1.5 महीना वाला बिल्कुल मसला नहीं है। हमारे किसी आपको उनको शायद मैं क्लियर कर दूं, हमारे किसी काउंसलर ने या हमारे किसी वर्कर ने और बाकी मेंबरशिप से, बेसिक मेंबरशिप से किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था। और बाद में जो है हमारे जो ये थे लीडरशिप थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, वो पार्टी क़यादत ने एक्सेप्ट भी नहीं किया था। तो एमपी साहब आजकल जो है लद्दाख में सर जब से 5 साल हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत इशू है सर यहाँ पे। काफ़ी पॉलिटिकल भी हो गया लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत इशू है, बहुत पढ़े लिखे लोग बेकार है सर। तो क्या मतलब आप कदम उठा रहे हैं इस पर? देखिए, डे 1 से जब से मैंने ओथ लिया तब से लेके चाहे पार्लियामेंट हो चाहे पार्लियामेंट की बाहर हो, सबसे ज़्यादा अगर किसी इश्यूज़ को मैंने एड्रेस करके लोगों जहाँ जहाँ मुझे पहुँचाना था वहाँ पहुँचाना था, वो सबसे ज़्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज़ जो है उसको मैंने उजागर किया है। ख़ुसूसन हमारे जो रिक्रूटमेंट जो सिस्टम जो बंद पड़े हैं, उसके लिए अभी यही जो हमारे जो हाई पावर कमेटी का जो ये जो टॉक्स रिस्टोर करने का जो हमने गुजारिश जो बार बार किया है, उसमें भी ज़्यादा सबसे पहला हमने अगर ये रिस्टोर होता है तो जो 4 पॉइंट एजेंडा में 1 पॉइंट यही है। तो मैंने होम वालों के साथ भी यही बात किया था, हम सीसी साहब भी था हमने, तो उनसे भी यही हमने गुजारिश किया अगर हाई पावर कमेटी का अगर मीटिंग होता है तो सबसे पहले इसी इश्यूज़ पे हमने डिस्कस करना है। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री हो, चाहे हमारे हमें ये क्या बोलते हैं होम सेक्रेटरी से भी मिला, और पार्लियामेंट में भी इस इशू को मैंने बहुत ज़ोरदार तरीके से मैंने उठाया था। और हम सब यही लगे हैं कि सबसे पहले जो है हमारे ख़ुसूसन जो गेजेटेड जो पोस्ट है या जो यूटी लेवल का जो रिक्रूटमेंट है वो जल्दी से हो, और जल्दी से भी हो और ऐसे भी हो जो हमारे जो लद्दाख के यूथ से उनके हिसाब से हो, क्योंकि इसमें आपका रिजर्वेशन का मसला है, हमारा पीएससीज़ का मसला है और हमारे काडर का मसला है। अगर जब तक ये मसला हल ना हो ऐसे ही अगर रिक्रूटमेंट करें वो भी हमारे शायद हित में नहीं होगा। तो इन सारे चीज़ों पे बैक साइड से भी हमारी बातचीत चल रही है और इंशाल्लाह जल्दी कोई ना कोई इस पर कोई ना कोई फैसला लेंगे। एमपी साहब आज हमें मौका मिला है आपसे बात करने, तो सर करगिल एयरपोर्ट के लेके क्या स्टेटमेंट, क्योंकि आप दिल्ली में बहुत सारे मिनिस्टर से भी वहाँ पे मिला सर, पार्लियामेंट में भी, तो क्या स्टेटस है सर करगिल एयरपोर्ट का? इंशाल्लाह उस पर भी मैं डे 1 से लगा हूँ। मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी मिला, सिविल एविएशन सेक्रेटरी से भी मिला, हमारे होम जो सेक्रेटरी है उनके साथ भी मैंने ये डिस्कस किया। 2 चीज़ों पे उस पे काम कर रहा है। एक तो हमारे एयरपोर्ट, नया एयरपोर्ट या एक्सटेंशन की तो नहीं, नया एयरपोर्ट की, जो कि एक सर्वे टीम, 2 सर्वे टीम ऑलरेडी जब फेरोज साहब सीसी थे उस वक़्त आए थे, एक टीम में कुछ फॉरेनर्स भी थे, लेकिन जो मुझे पार्लियामेंट में मैंने जो क्वेश्चन रेज किया उस क्वेश्चन के जवाब में मुझे ये आया कि उन कमेटियों ने जो है इसका रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव में दिया है। लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि सिर्फ हमारा एक साइड का ही सर्वे की बात किया गया है, जो वाका वाला साइड है। उसके अलावा हमारे जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ से वाका नाले की तरफ एक जाता है, या हमारे यहाँ पे बाकी 2-3 जगह और है, उन चीज़ों की जिक्र नहीं किया है। मगर मैंने तफसीलन वो सारे चीज़ें इन लोगों के सामने रखा है और मैंने यही गुजारिश किया है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी हाई अथॉरिटीज़ से मिल के नए सिरे से जो है यहाँ पे सर्वे शुरू करें। एक दूसरा हमारा एग्जिस्टिंग जो एयरपोर्ट है उस पर एक सिविल एयरक्राफ्ट अभी तक शुरू नहीं हुआ, जबकि 2 बार जो है उड़ान स्कीम में इसको लिया गया है। उसका भी ये है कि मैंने मंत्री से भी मिला, मैंने डिफेंस से भी बात किया, डिफेंस ही नहीं है होम से भी बात किया, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उन्होंने मुझे प्रॉमिस ये किया
कि 60-70 सीटर की जो अगर एयरक्राफ्ट कहीं नहीं मिलता है तो कम से कम हम एक 19 सीटर का हम शुरू करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा इसमें ये उनके पीछे ये पड़ा हूँ कि शुरू ही अगर करना है तो 60-70 सीटर का एक एयरक्राफ्ट जो कि 1-2 कंपनीज़ के पास है, उसमें कंपनी वाला तैयार नहीं हो रहा है क्योंकि वो अपने बिज़नेस के हिसाब से रूट्स का देखता है। तो उसमें मेरा कोशिश यही रहेगा कि जो होम मिनिस्टर साहब है हमारे, उसका अगर इंटरवेंस हो तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा लोगों से मिलने के लिए। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी कम से कम एक सिविल एयर सर्विस जो है इस एयरपोर्ट पे शुरू हो। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।